हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 10th क्लास में जो भी आपका साइंस में जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो उसको अपन 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि आपके जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके, जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने 12th क्लास के जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं उनको कंटिन्यूसली देखिए, और जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो साइंस के जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं उनको कंटिन्यूसली देखते रहिए। ओके, जो स्टूडेंट्स नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलते रहे। तो आज अपन जो लेक्चर रहने वाला है उसमें अपन जो मेनली बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स 9th से 10th में शिफ्ट हुए हैं तो उनको दिक्कत आती है कि सर हम जब साइंस पढ़ते हैं 10th की तो उसमें हमें काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि सर हमें तो फॉर्मूले बनाने नहीं आते, सर कुछ बेसिक टर्म्स है वो हमें पता नहीं है। तो आज मैं जो जनरली बात करने वाला हूँ मेनली किसके बारे में बात करने वाला हूँ कि कुछ बेसिक चीजें जो आप 10th में जब केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो बच्चे अभी अभी जस्ट आपका 9th से 10th में शिफ्ट हुए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और प्लीज अगर आपको इसमें कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। तो देखिए इसमें क्या है आपका, सबसे पहले बात करते हैं अपन एटम के बारे में। तो देखिए एटम होता क्या है, सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि सर एटम क्या होता है। तो एटम अपन किसको कहते हैं भाई, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है क्योंकि हमने कहा था कि किसी भी सब्सटेंस को अगर अपन कंटिन्यूसली क्या करते जाते हैं, ब्रेक करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तो लास्ट में हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलता है जिसको अपन फर्दर डिवाइड ही नहीं कर पाते, तो उस पार्टिकल को अपन यहां पे क्या बोल देते हैं, एटम। तो सिंपल सी चीज यही आई कि किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, एंड इट कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड, इसको अपन वापस डिवाइड नहीं कर सकते। और ये क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्ट लेता है, मतलब वहां पे क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में ये हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे छोटा पार्टिकल एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको अपन क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है कि एटम कभी अकेला नहीं होता, तो इतना ज्यादा छोटा है कि वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या होगा कि एक एटम और उसके जैसा कोई दूसरा एटम दोनों आके मिलके साथ में रहेंगे, या फिर हो सकता है एक एटम और कोई दूसरा एटम आएंगे साथ में मिलके रहेंगे। तो एटम क्या होते हैं, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले नहीं रह सकते। तो हमने यहां पे क्या देखा कि सर एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। दूसरी बात हमने यहां पे क्या बोली कि सर जो आपका एटम्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, दो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द एटम, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर एटम के अंदर क्या होता है। भाई जैसे डिस्कवरी हुई थी, अलग अलग साइंटिस्ट आए तो उन्होंने भी बताया कि एटम अकेला नहीं होता, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो पहला जो पार्टिकल था हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे अपन देख लेते हैं जो मेनली जो पार्टिकल्स थे वो कितने थे हमारे पास, 3। तो पहला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, सेकंड है प्रोटॉन और थर्ड कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखना आपको, सिंपल सी चीज है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, 9th जो स्टूडेंट 10th में शिफ्ट हुए उन्होंने पहले पढ़ लिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। मैं आपको अभी डायग्राम में भी बताऊंगा, अभी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। प्रोटॉन कैसा होता है, भाई प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है और इनसाइड द न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सर एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। दूसरी बात हमने कही कि एटम होता है वो कंबाइंड फॉर्म में रहता है, तो क्या कर सकता है, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड हो जाएगा और आपका कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा, एग्जिस्ट कर पाएगा, अकेला ये नहीं रह सकता। दूसरी बात है कि फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या हो गया कि सर जो एटम होता है वो कौन से पार्टिकल से बना होता है। भाई एटम के अंदर भी तो कोई पार्टिकल है, तो कौन कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, और ये कहां होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये कहां होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है।
तो कहने का मतलब ये जो दो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहां होते हैं भाई? इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना, यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए भाई, आप 10th में पढ़ रहे हो तो आपको ये चीजें कम से कम पता होनी चाहिए। चलिए अब देखो यहाँ पे नीचे डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के अंदर देखो क्या हो रहा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए ये आपका एटम है और एटम के जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को अपन क्या मान लेते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या मिल जाएगा? एक तो मिल जाएगा प्रोटॉन और साथ में क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं भाई? न्यूक्लियस बोल रहे हैं। यहां पे क्या बोल रहे हैं? इसको न्यूक्लियस। देखो थोड़ा इसको सही से कर देना। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अच्छा यहां पे जो न्यूक्लियस है ये अंदर वाला, अब इसके बाहर की तरफ क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इस सर्कुलर पाथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं भाई? ऑर्बिट में, या फिर इसको क्या बोलते हैं? शेल। क्लियर है बात? तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया कि भाई एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है सेंटर पॉइंट के अंदर, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है स्पेशली। चलिए बढ़ते हैं अपन इसमें आगे देखते हैं। इसके अंदर आपका ये आ गया, इसके अंदर चलो यहाँ पे ये थोड़ा सा लिखा हुआ है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं। ओके ओके, तो यहाँ पे ये चीज आ गई आपका, और न्यूक्लियस और ऑर्बिट या सेल आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है, ये टेबल आप सब लोगों को याद होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो जितने भी आपके 1 to 20 तक जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे आपको एज इट इज लर्न होने चाहिए। देखो इसमें आपको मेनली क्या ध्यान रखना है? एटॉमिक नंबर के बारे में ध्यान रखना है, एलिमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है, सिंबल्स के बारे में ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी। ये सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे दे रखी है टेबल के अंदर, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनके सामने इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको एक बार वापस बता दूंगा कैसे लिखे मैंने। ओके, और साथ में ये वैलेंसी के बारे में मैं आपको आइडिया बता दूंगा कि ये कैसे निकाली मैंने वैलेंसी। तो चलिए इसके बाद में आपका ये सारे जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये मैंने आपको टेबल इसलिए प्रोवाइड की है कि इसलिए आप इसको अच्छे से लर्न कर सको। तो आप यहाँ पे इस जो टेबल में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं इनको अच्छे से देखेंगे, जिससे आपको क्या होगा, आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये एलिमेंट्स प्लीज आपको याद करने पड़ेंगे, इसके बिना अपना कुछ नहीं हो सकता भाई। तो एलिमेंट्स तो आपको याद होने चाहिए, सिंबल्स याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा है वैसे अगर मैं आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर्स आने वाले हैं 10th क्लास में वो हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे। वैलेंसी कैसे निकाली है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो आपको वैलेंसी नो डाउट मैं आपको बता देता हूं, अगर जिस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है वो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तरीका मैं बताऊंगा आपको इसमें। चलिए बढ़ते हैं इसमें। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं भाई? देखो यहाँ पे देखो, एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो किसी भी एलिमेंट के अंदर, देखो हमने बात की यहाँ पे, देखो पीछे वाले टॉपिक में ये जो हमने टेबल पढ़ी तो हमने कहा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो क्या आपने अपनी मर्जी से ही डिसाइड कर लिया? नहीं जी, ये हमने अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं किया है। ये किसके बेसिस पे देखा है हमने? ये हमने देखा है आपका कि जो भी एलिमेंट्स होता है तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है कि उसमें कितने प्रोटॉन है सर, प्रोटॉन के नंबर, मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जैसे बात की जाए यहाँ पे देखो डेफिनेशन मैंने आपको लिख रखी है कि यहां पर कहा गया है कि आपका द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ये कहा, क्या कहा इसने कि आपका सर कि जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को अपन किससे शो करते हैं? जेड से शो करते हैं, कैपिटल जेड से। बात क्लियर है? किसी भी एलिमेंट में या किसी मतलब जो एलिमेंट आपके पास है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, उस एलिमेंट के एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका क्या होता है? आपका एटॉमिक नंबर होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कि सर जो आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम मतलब समझते हो ना भाई? न्यूट्रल एटम का मतलब होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, ना प्लस ना माइनस। तो उसमें कह रहा है कि सर जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन नंबर, ये दोनों तो हमेशा सेम रहने वाले हैं, कुछ भी कर लो चेंज नहीं होंगे। लेकिन
अगर एटम आपका न्यूट्रल है तो उस केस में आपका इलेक्ट्रॉन के नंबर भी क्या होते हैं, आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। अगर कोई एटम है वो न्यूट्रल है तो उसमें एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर आपस में क्या होंगे, सबके सेम रहेंगे। क्लियर है बात। तो यहां पे देखिए एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की बात करूं यहां पे, जैसे मेरे पास हो जाए, देखो यहां पे एग्जांपल दे रखा है आपका, यहां पे देखिए यहां पे क्या दे रखा है इस एग्जांपल में कि जो ये सोडियम है, क्लियर है बात, ये सोडियम, इस सोडियम के अंदर देखिए आप लोग कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। ये तो आपको याद होना चाहिए, टेबल मैंने आपको बोला है याद करनी है आपको। तो एटॉमिक नंबर हमें पता चल गया कितना है 11। कैसे पता चला भाई, साइंटिस्ट लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि सर उसमें प्रोटॉन कितने थे, 11 थे। हमने तो निकाल के देखे नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने देखे हैं तो अपन उसको आज पढ़ रहे हैं। तो यहां पे क्या हो गया कि उसमें प्रोटॉन कितने थे, 11 थे, एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11। अच्छा, इस पे आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या, कुछ Na पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए आपके, 11 हो गए। यही तो बात मैंने ऊपर लिखी है आपका कि न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है बात। अच्छा, अगर मैं यहां पे जैसे मान लो कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैग्नीशियम का ले लूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 12 होता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 12 है तो उसमें प्रोटॉन भी तो 12 हो गया, आप लोगों ने ऊपर लिख दिया है, तो उसमें प्रोटॉन भी कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, अब आपने कहा कि सर न्यूट्रल है, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल है, तो इस पे कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया आपका 12 हो गया। तो ये तीनों चीजें बराबर रहेगी अगर आपका एटम कैसा है, न्यूट्रल है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा जाए तो क्या हो रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या, ये कह रहा है कि जो एटम होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एक जगह झुंड बना के बैठे, वो अपनी एक कुछ पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब वो अरेंजमेंट होता कैसे है, वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो अपन इसमें अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था ना, मैंने कहा था मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें अपन आगे। अपन देख लेते हैं इसके अंदर आपका कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। मैं आपको वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सर ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे, जैसे मेरा फर्स्ट नंबर पे कौन आता है भाई, हाइड्रोजन आता है। कौन आता है, हाइड्रोजन। क्लियर है बात, हाइड्रोजन आ रहा है। अब हाइड्रोजन के अंदर आप मुझे बताइए कि सर उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अभी मैं आपको पहले पीछे वाले जो स्लाइड में बता चुका हूं कि कोई भी एटम अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो उसमें एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन के नंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो चलिए जनरली बात करते हैं कि मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ये रहा। अब उसके चारों तरफ क्या है कि ये ऑर्बिट प्रेजेंट है, उस ऑर्बिट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चक्कर लगा रहे हैं तो पहला दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं। आपने कहा कि सर एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें कितने होंगे, 1। ये देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां पर एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर आपस में क्या है, सेम है। तो चलिए देखिए, तो यहां पे अपन क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो ये जो न्यूक्लियस के जस्ट पास में ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को अपन क्या बोल रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट। इस फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हीलियम। ठीक है, हीलियम में आपका क्या होता है, वही सेम चीज, सेंटर पॉइंट में न्यूक्लियस होगा। अब इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में जो ऑर्बिट होता है उसको फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं। अच्छा, हीलियम के अंदर न्यूक्लियस कितने, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो चलिए जी, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे भर दिया इसका, और एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां पे भर दिया। आप कहीं पे भी इस ऑर्बिट के अंदर रख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया आपका, 2 हो गया। अब आप टेबल में देखना, पीछे वाले टेबल में देखो, यहां पे मैंने बता रखा है, ये देखो, ये टेबल में आपको मैंने बता दिया था कि आपका जो हीलियम है, हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था आपका, 2 था। 2 कैसे आया, इस 2 का मतलब ये हुआ कि इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, और यहां पे
हाइड्रोजन है उसमें एक ही ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है आपका नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास लिथियम। अब ध्यान से देखते रहना आप लोग कंटिन्यूसली इसको। लिथियम में क्या हो रहा है कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई, आपका टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में होते हैं आपका 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 होंगे। अच्छा, इसी तरह से इसमें आपका मान लीजिए जो न्यूक्लियस के पास में जो ऑर्बिट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट में याद रखना मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल किए जा सकते हैं। ध्यान से सुनना, जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जस्ट पास में होता है उसको फर्स्ट ऑर्बिट कहते हैं, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2। अच्छा सर आपके पास आपने कहा था लिथियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन यहां पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सर तीसरा कहां जाएगा, तीसरा वाला नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा जो इसके बाद में बनाएंगे अपन। तो फर्स्ट ऑर्बिट के बाहर की तरफ एक और ऑर्बिट प्रेजेंट रहेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होगा, घूमता रहेगा। तो यहां पर देखा जाए तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आ गया सर, 2,1। अब 2,1 का मतलब क्या हो गया कि सर फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, जैसे अपन लेते हैं यहां पे कौन सा वाला, जैसे मान लेते हैं 4th नंबर पे लेते हैं अपन बेरिलियम लेते हैं। ठीक है, बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा कि बेरिलियम में आपका टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। भाई एटॉमिक नंबर 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी 4 ही होगा ना, क्योंकि यहां पे बेरिलियम पे तो कोई चार्ज लिखा नहीं है मैंने। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसका फर्स्ट ऑर्बिट हो रहा है ये वाला। अब फर्स्ट ऑर्बिट में आप लोगों को मैंने कहा था कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो सेकंड ऑर्बिट होगा, अब सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, भाई जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट था उसमें 2 भर दिया आपने। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास कितने बचे, भाई बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 आपने फर्स्ट में फिल कर दिए, 2 कहां जाएंगे, नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, इस नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में आ गए। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया सर, 2,2। क्लियर है बात। अच्छा इसी तरह से मैं आपका नेक्स्ट वाला लिखता हूं, कौन सा वाला, बेरिलियम के बाद कौन सा आ जाएगा, बोरोन। अच्छा बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 5 होगा। तो यहां पे देखिए आपका ये इसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब आपका यहां पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हो गया, यहां पे आपका नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन आ गए फर्स्ट में। अब बोरोन में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो अब कहां जाएंगे, नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएंगे आपका। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अच्छा बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,3। अब यही प्रोसेस आपको किस में दोहराना है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में दोहराना है। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट नंबर पे जो आ रहा है उसमें आपको देखो बता देता हूं एक और चीज। देखो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, चलो एक और काम करते हैं, यहां से अपन लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं। मैंने बात की थी आपका नेक्स्ट बताया, लास्ट बताया था बोरोन। बोरोन के बाद मैं सीधा ले रहा हूं यहां पे कौन सा, नियोन। अच्छा नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 10 होता है। ठीक है, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो एटॉमिक नंबर अगर इसका नियोन का 10 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। तो चलिए ये इसका है भाई हमारे पास न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की बात करें तो यहां पे इसका फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा। फर्स्ट में हमने कहा था कि सर मैक्सिमम हम तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं क्योंकि 2 की ही जगह होती है। ठीक है, अच्छा जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिए तो अभी भी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इसके बाहर वाले ऑर्बिट में जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2,8। अब जो नेक्स्ट आता है इसके बाद में कौन सा आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा हमारे पास सोडियम। ठीक है, सोडियम आ जाएगा। अब सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो उस केस में आप देखिए ध्यान से कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं भाई, 2 आते हैं, तो 2 हमने यहां पे फिल कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट ऑर्बिट आता है उसमें मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अच्छा जी,
फर्स्ट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, सेकंड में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितना आ सकते हैं 8। तो चलिए हमने यहां पे फिल करने स्टार्ट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब सर मैंने आपसे कहा था कि भाई सेकंड में 8 आ सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 2 तो हमने अंदर फिल कर दिए, बाहर वाले में 8 फिल कर दिए, तो टोटल कितने हो गए 10। अभी भी एक बचा हुआ है, तो वो अगला वाला इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा? इसके अगले वाले ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहां पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले में कितने हैं? 2 है, सेकंड वाले में कितने हैं? 8 है, और उससे लास्ट वाले में कितने हैं? आपका 1 है। ओके, क्लियर है बात यहां पे? इस तरह से आपको कंटिन्यूसली जो थर्ड ऑर्बिट होगा उसमें 2 आते जाएगा, 3 4 5 6 7 8 तक आता जाएगा। तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट कौन सा आएगा? जो 19 नंबर पे आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? पोटेशियम आ रहा है। अब पोटेशियम का मैं आपको बना के बता देता हूं, फिर आपको वरना इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो आप पूछोगे मेरे से बाद में, इसलिए मैं आपको पोटेशियम का पहले बता देता हूं। देखो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉन भी 19 ही होगा। तो देखिए यहां पे इसका ये जो न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑर्बिट आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सर? इसमें तो सर 8 ही आते हैं। आपने ही कहा था सर थर्ड वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? आपका 8 आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्बिट आएगा थर्ड वाला, अब थर्ड वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर थर्ड वाले में देखा जाए तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 18। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन, मतलब यहां पे क्या हो रहा है? कुछ रूल्स की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से वो क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन आगे जंप करवा देता है। तो यहां पे अभी इसमें कितना आएंगे? पोटेशियम के केस में थर्ड वाले में 8 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मैक्सिमम थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन पोटेशियम में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही आएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कहां जंप हो जाएगा? फोर्थ ऑर्बिट में जंप हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? चलो इसको थोड़ा सा यहां से देख लेते हैं अपन। तो जो नेक्स्ट ऑर्बिट आएगा उसमें आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? इसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 8 और लास्ट वाले में कितना आ गया? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2, 8, 8, 1। आपने कहा था सर थर्ड वाले में 18 आते हैं, लेकिन आपने तो 8 ही फिल किया। क्यों? क्योंकि सर ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की वजह से ये अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं आउटर मोस्ट में तो वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इसका अगला इलेक्ट्रॉन जो नाइन्थ नंबर वाला इलेक्ट्रॉन था वो कहां जंप कर रहा है? फोर्थ ऑर्बिट में जंप कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाह रहा है। बात क्लियर है? इसी तरह से पोटेशियम के बाद में क्या होगा? कैल्शियम होगा। कैल्शियम में यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर है बात यहाँ पे? ओके। अब यहाँ पे एक और चीज आती है वैलेंसी के बारे में। देखो वैलेंसी क्या होती है? देखो आपको यहाँ पे ये चीज देख के पता चल गया होगा कि आप इतना तो बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद कि सर जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि सर नियॉन है, नियॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हो आप कि सर यहां पर नियॉन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। सोडियम में कितने आ रहे हैं? सर 1 आ रहा है। पोटेशियम में कितना आ रहा है? सर 1 आ रहा है। देख के पता चल रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर किसी एटम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इससे आप वैलेंसी निकाल सकते हो। कैसे? अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वही उसकी वैलेंसी है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे सोडियम को देखिए, सोडियम यहाँ पे है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो रही है भाई? सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो 1 है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1 हो रही है। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें आउटर मोस्ट में 1 है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 1 है। आप टेबल में जाके चेक करोगे पता चल जाएगा। अगर किसी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी होगी? 2 ही रहेगी। अगर किसी आउटर मोस्ट में 3 है तो उसकी वैलेंसी भी 3 रहेगी। अगर किसी आउटर मोस्ट में 4 है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी रहेगी? 4 रहेगी। बात क्लियर है?
लेकिन सर अगर किसी के आउटर मोस्ट में 5 आ जाए तो हमें क्या करना है, तो उस केस में आपको वैलेंसी के लिए एक फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा n-8 का। ये फॉर्मूला दिमाग में रख लेना, जिसको याद रहता है अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके पास जो टेबल है उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं वैलेंसी को, तो मैं आपको समझा चुका हूं। यहां पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं आप बात करता हूं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको यहाँ पे n की जगह क्या रखना है, 5 रखना है। ठीक है, तो 5 रखोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, वैलेंसी मिल जाएगी कितनी, -3। नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है, आप जाके चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए नियॉन की बात करते हैं। नियॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे 8 को रख दीजिए, तो 8 - 8 करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आएगा तो नियॉन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप ये इस तरह से निकाल सकते हो। ये मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया, लेकिन आपसे कोई एग्जाम में 10th में कोई पूछता नहीं है कि निकालते कैसे वैलेंसी, लेकिन मैंने आपको तरीका समझा दिया। अगर आप निकालते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको टेबल में से लर्न करना पड़ेगा। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा को जो पॉइंट है मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। मॉलिक्यूल में अपन देखते हैं क्या होता है जनरली। तो मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या है, मॉलिक्यूल होता क्या है, उसके डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मॉलिक्यूल के बारे में यहाँ पे बताया गया है आपका, द मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ये कह रहा है कि जब आपके एटम्स होते हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हैं वो आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, तो उसको ग्रुप को अपन क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। जो किससे जुड़ रहे हैं, बॉन्डेड टुगेदर बाय मींस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। ये कह रहा है कि भाई जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हैं वो किसी अट्रैक्टिव फोर्स से आके जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। क्लियर है बात? ग्रुप ऑफ एटम्स ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज बॉन्डेड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात यही है कि भाई कोई एटम्स का है वो ग्रुप्स में आके जुड़ रहे हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, वो मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं कि भाई मॉलिक्यूल्स 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, देखो पहला जो टाइप दे रखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें आपका क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर टाइप के एटम्स आपस में जुड़ते हैं। एटम तो 2 या 2 से ज्यादा है, लेकिन सिमिलर टाइप के एटम्स जुड़ रहे हैं, तो कंटेन 2 और मोर सिमिलर एटम्स। तो मतलब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे थोड़ा इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको क्लियर आपको नजर आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अपन कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर टाइप के एटम्स होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, H2, O2, O3। देखो H2 है भाई, H2 में क्या हो रहा है कि 2 हाइड्रोजन के एटम आके जुड़ रहे हैं, दोनों सेम एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया। O2 में बात की जाए तो 2 ऑक्सीजन एटम आपस जुड़ रहे हैं, तो वो भी आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया। O3 में क्या हो रहा है कि 3 ऑक्सीजन आपस जुड़ रही है। हीलियम एक तरह से ये कैसा है कि भाई ये कैसी गैसेस होती है, नोबल गैसेस होती है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, ये अकेले एग्जिस्ट करती है, तो ये भी किस में आएगी, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में आती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब ये होता है कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में जुड़ते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के, तो कंटेन 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं। भाई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम टाइप के होते हैं उसको आप क्या बोल दोगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोल दोगे, और जिसमें डिफरेंट टाइप के होंगे उसको अपन क्या बोल दोगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हो। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हो गया भाई, एक हाइड्रोजन है वो Cl के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एटम्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं, एक हाइड्रोजन है एक Cl है, तो ये कैसा हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। चलिए इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आया वो कौन सा आ गया, देखो अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है कि एक नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मतलब डिफरेंट टाइप के हो गया, तो यहाँ पे कैसा हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। मीथेन की बात करें तो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। तो ये आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया है, तो आप इसको प्लीज एक बार ध्यान से देखिए। अच्छा, जिनको डाउट आता है, अगर आपको लगता है कि सर हमें तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक बार प्लीज इस लेक्चर को वापस रिवाइड करके देखिए, मतलब वापस एक बार इसको देखना ध्यान से, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत ईजी चीजें हैं, और फिर भी कोई डाउट होता है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आयंस। देखो आयंस की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, देखो सबसे पहली चीज आती है कि भाई आयंस कहते किसे।
देखो आयंस किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में पहली चीज तो ये आ रही है कि आयन किसे कहते हैं। देखो चार्ज स्पीसीज होती है उसको अपन क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। अब चार्ज स्पीसीज का मतलब क्या है सर, ये तो हमें बताओ भाई। ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसपे प्लस या माइनस दिख जाए इसका मतलब वो क्या है, आयंस है। क्या है, आयंस। तो जो भी चार्ज स्पीसीज होते हैं, मतलब चार्ज का मतलब होता है जिसपे प्लस और माइनस रहता है, उसको अपन क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। अब आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। तो कैटायन और एनायन की बात करते हैं। कैटायन को अपन एक और चीज बोलते हैं, पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं। भाई कैटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसपे प्लस लिखा होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। ठीक है, ये बनता है कैसे, फॉर्म ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है किसी को, मतलब बाहर निकाल देता है, तो उस केस में क्या बनेगा, आपका कैटायन बनेगा। क्लियर बात, सिंपल चीज है सर। हमने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दिया तो सर हमारे पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो भाई सोडियम है, सोडियम यहाँ पे बड़ा ही दानवीर बन गया। उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो उस पर कितना चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, और उसने क्या बना लिया, कैटायन बना लिया। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को भी बड़ा शौक आया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। सर एक ने, उसको तो बोला कि सर दो डोनेट करूंगा। तो जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इस पे कितने चार्ज आएंगे, पॉजिटिव के 2 आएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा उतने ही उस पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। क्लियर बात। अगर यहाँ मान लो कि अगर यहाँ पे क्या हो जाए कि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो उस पर कितना आ जाएगा, 3+ आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए एनायन की बात करते हैं, तो ये बोलते हैं नेगेटिव आयन। तो एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन जिसपे क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो बनता कैसे है कि सर फॉर्म ड्यू टू द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं ये लोग। तो इलेक्ट्रॉन को लेने की वजह से जो कोई एटम है न्यूट्रल, उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया बाहर से, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। उस नेगेटिव चार्ज वाले आयन को क्या बोलोगे, एनायन बोलोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास सर फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है बात। यहाँ पे आपको ये चार्ज नजर आ रहा होगा, नेगेटिव इसमें। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक क्लोरीन है, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस पे क्या कौन सा आयन बन जाएगा, Cl- बन जाएगा। क्लियर है बात। तो पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि सर पॉजिटिव तो कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और नेगेटिव कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लियर है बात यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं इसमें। अच्छा जी, अब ये जो टेबल दे रखी है ना आपको कैटायंस की, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों याद करनी पड़ेगी सर, आगे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तभी बना पाओगे जब आपको ये टेबल याद होगी। मोनोवेलेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको सिर्फ टर्म्स बता देता हूं। मोनोवेलेंट का मतलब क्या है, मोनोवेलेंट का मतलब है कि जिसपे सिर्फ एक ही चार्ज है, मतलब एक सिंगल चार्ज है। देखो यहाँ पे जितने भी मोनोवेलेंट्स दिख रहे हैं सब पे 1+ दिख रहा है, 1+। जो ऊपर की तरफ जो प्लस लिखा है ना उस पे कितने हैं, एक ही प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब सब पे एक एक प्लस है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, मोनोवेलेंट है। बाइवेलेंट का मतलब क्या है, देखो सब पे 2 चार्ज आ रहा है, 2+ के हैं, तो इसका मतलब ये बाइवेलेंट हो गया। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि सब पे 3+ के चार्ज है, और टेट्रावेलेंट का मतलब हो गया सब पे 4+ के चार्ज है। ठीक है, ये इतनी सी ध्यान रखनी। अच्छा, याद कैसे करोगे, मैं आपको इसमें जब एग्जांपल्स कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे मान लो मैं आपको हाइड्रोजन में कहता हूं कि हाइड्रोजन पे वैलेंसी कितनी है सर, +1 है। ठीक है, अमोनियम पे पूछता हूं तो मैं आपसे कहूंगा तो आप क्या कहोगे सर, NH4+, मतलब अमोनियम पे कितना चार्ज है, +1 है। अगर मैं आपसे सोडियम पे कहता हूं तो सोडियम पे कितना है, +1 है। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि सर कैल्शियम पे कितना है, तो आप क्या कहोगे सर कैल्शियम पे तो 2+ के। मैं आपसे कहूं कि सर क्यूप्रिक पे कितना चार्ज है, तो आप क्या कहोगे सर CO2+, मतलब उस पर 2+ के। अगर इसी तरह से बात की जाए फेरिक की, तो फेरिक में आप क्या कहोगे सर Fe पे कितना चार्ज है, 3+ का है। तो ये ऐसे आपको याद होना चाहिए, मैं आपसे जब फॉर्मूले बनाऊंगा तो आपको इसमें पूछूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ रहा है आपका लिस्ट ऑफ एनायन, सारे के सारे नेगेटिव वाले। देखो ये मोनोवेलेंट का फिर से वही मतलब है कि सर मोनोवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि सर सब पे एक नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। एक नेगेटिव मतलब मोनोवेलेंट है, मतलब इस पे एक नेगेटिव चार्ज है। बाइवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब सब पे देख लो यहाँ पे 2 नेगेटिव के चार्ज दिखाई दे रहे हैं, तो 2 नेगेटिव के चार्ज दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बाइवेलेंट हो गए। इन सब पे 3 नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये ट्राइवेलेंट हो गए। और ये लास्ट वाला जिसपे 4 नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं वो टेट्रावेलेंट हो गया। क्लियर है बात यहाँ पे। ये आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। अब याद वही रखना है कि कितने माइनस के चार्ज से कितने प्लस के चार्ज से, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर इतना याद रखते हो तो आप आराम से क्या कर सकते हो, फॉर्मूले लिख सकते हो।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स जिनके बारे में हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं आपको कुछ बता देता हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सर फॉर्मूले बनाते कैसे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट वाला जो एग्जांपल ले रहा हूं उसमें मैं ले रहा हूं आपका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ध्यान से देखते रहना मैं फॉर्मूले कैसे बना रहा हूं। तो कैल्शियम क्लोराइड, अब कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो सबसे पहले देखिए कैल्शियम लिखा हुआ है। तो कैल्शियम का जो हमने अभी टेबल देखी थी पीछे वाले, तो पीछे वाले टेबल में देखिए कैल्शियम कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम। कैल्शियम के सामने सिंबल क्या लिखा हुआ है, Ca+। तो चलिए Ca2+ लिखा हुआ है, तो इसका आप सिंबल लिखिए यहाँ पे Ca। अच्छा, क्लोराइड का सिंबल आप जब पीछे वाले टेबल देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा Cl, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम पे कितना चार्ज लिखा हुआ था, +2, तो मैंने 2 लिख दिया। क्लोरीन पे क्या लिखा हुआ, सॉरी क्लोराइड पे क्या लिखा हुआ था, -1 लिखा हुआ था। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 1 लिखना है, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते टाइम। अब आपको करना क्या है कि जो ये वैलेंसीज है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को मल्टीप्लाई करना है Cl के साथ और इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ठीक है। इस 1 को Ca के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे Ca को जो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो Ca। अच्छा, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है बात, 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, Cl को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, Cl को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 2 से, तो Cl2। अच्छा, ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसा नहीं कि इसे सामने लिख दो, आपको यहाँ पे जस्ट इसके नीचे की तरफ इस तरह से लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CaCl2। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम में क्या आएगा, Ca। कैल्शियम का तो Ca आएगा। ऑक्साइड का क्या आता है, O आता है। ये हम पिछले वाले स्लाइड में जो टेबल बनाई थी उसमें आप देखोगे ऑक्साइड का, तो आपको पता चल जाएगा। कैल्शियम की वैलेंसी, कैल्शियम के ऊपर क्या लिखा होता है, 2+ लिखा होता है, तो आपको सिर्फ 2 लिखना है। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। ऑक्साइड पे क्या लिखा होता है, -2 लिखा होता है, टेबल में चेक करोगे आपको पता चल जाएगा 2, ठीक है। तो जब वैलेंसी सेम होती है तो आपस में कट जाती है, लेकिन सेम टेबल से कटनी चाहिए। तो ये 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2, कट गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसको जो 1 से मल्टीप्लाई करोगे Ca को, तो Ca ही आएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। O को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, O आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CaO आ गया। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, CaO आ गया। अच्छा, थर्ड चीज आ रही है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम का क्या होता है सिंबल, Ca होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। ये कहां से बना रहा हूं सर, ये जो टेबल दिख रही है ना इसमें देखो हाइड्रोक्साइड वगैरह सब कुछ दिया है। ये हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप इसको ध्यान से देखोगे टेबल को। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है सर, 2 होती है। जो इस पे प्लस लिखा होता है टेबल के अंदर वो देखना है। OH पे क्या लिखा होता है, -1 लिखा होता है। करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को करो OH के साथ और 1 को करो किसके साथ, 1 के साथ, सॉरी Ca के साथ। अब देखो Ca को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca आ गया मेरे पास। अब OH को जब मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये OH कैसा आयन है, पॉली एटॉमिक आयन है। कैसा आयन है, पॉली एटॉमिक आयन। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ब्रैकेट क्यों लगाया आपने, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये जो 2 है वो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, हमें तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूं सर पॉली एटॉमिक क्या होता है। तो ये पॉली एटॉमिक वाला थोड़ा केस समझ लिए क्या होता है पॉली एटॉमिक वाला। देखो पॉली एटॉमिक किसे कहते हैं, जैसे आपने अभी देखो NH4+ देखा, इसको बोलते हैं अमोनियम। तो अमोनियम के केस में देखा जाए तो आप खुद सोचिए कि ये जो आयन है इसमें एक तो नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है ना भाई, 5-5 एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब ये तो पॉली एटॉमिक हो गया। अभी आपने क्या देखा था, OH- देखा था, ये कैसा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है।
मतलब जिस आयन के अंदर एक से ज्यादा एटम नजर आ जाए वो कैसा होता है, पॉलीएटॉमिक होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सारे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख कर बताने वाला नहीं, क्योंकि आप टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको तरीका बता देता हूं। मैंने कहा था पॉलीएटॉमिक किसको बोलते हैं, कि भाई जिस ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं। चलिए, अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, देखो ये 3 एग्जाम्पल जिसको समझ में आ रहे हैं, वो बाकी वाले जितने भी एग्जाम्पल मैं अगर आपको देता हूं, आप सारे के सारे एग्जाम्पल आप मुझे बना के बता सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है उसमें अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे 4th नंबर पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है भाई, Mg होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, टेबल में जाके देखना आप लोग। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है भाई, 2 होती है। और कहां से आया, मैग्नीशियम पे 2+ लिखा होता है, जाके चेक करना आप लोग। और यहाँ पे OH पे कितना होता है, -1 होता है। अब करो इसको मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Mg को करना है 1 से, तो Mg 1 से कर रहे हो, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। OH को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से। तो भाई मैंने आपसे कहा था कि पॉलीएटॉमिक है OH, तो जब पॉलीएटॉमिक आयन को 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले उसको ब्रैकेट में लिखना है, उसके बाद क्या करना है, आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे OH पॉलीएटॉमिक था तो पहले इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। चलिए 5th नंबर देख लेते हैं। 5th नंबर पे एक और चीज देख लेते हैं, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम में क्या होता है, सोडियम का Na होता है। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी कितनी होती है, 1। देखना आप जाके टेबल में, ठीक है। तो टेबल में देखोगे OH पे -1 लिखा हुआ है और Na पे क्या लिखा हुआ है, सोडियम पे Na पे प्लस लिखा होता है। अब करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, ठीक है। Na को जो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Na, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने अभी आपसे कहा था कि पॉलीएटॉमिक आयन को अगर आप 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करो तो ही ब्रैकेट में लिखना, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पे मुझे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पे 6 नंबर पे, जैसे मेरे पास आ जाएगा, जैसे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, जैसे अपन यहाँ पे ले लेते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल, एल्यूमिनियम सल्फेट लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो क्या आएगा, एल्यूमिनियम का क्या होता है भाई, Al होता है। सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना यहाँ पे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, प्लस की 3, टेबल में चेक करना आप लोग। और SO4 ये तो इसका फॉर्मूला हो गया आयन का, लेकिन वैलेंसी कितनी थी, -2 थी, तो -2 यहां रख दो। अब करो जी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग, तो हमने सर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। Al को करना है 2 से मल्टीप्लाई, तो Al2, और SO4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, SO4। अच्छा जी, ये पॉलीएटॉमिक है कि नहीं है, क्योंकि 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है इसमें, तो ये पॉलीएटॉमिक हो गया। तो इसको रखो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट का हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया मैंने आपको, अगर आप इनको समझ गए हो तो बाकी वाले जितने भी मैं फॉर्मूले आपको देता हूं तो आप उसको आराम से बना सकते हो। तो आपकी बुक में जो देखना 9th की बुक है और 10th की बुक है, उन दोनों को उठा के देखना, जो भी आपको फॉर्मूले दिए गए हैं उनके आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी लगता है कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा हूं, मेरे को वहां पे दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछोगे, तो हो सकेगा उस टाइम में आपको जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको वो चीज पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसमें अपन बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट जो जितनी भी चीजें हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, और इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।